ऑडियो बुक वाङ्मय 22। चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 87। न यंत्र न विज्ञान, फिर भी दूरवर्ती का ज्ञान। शरीर के एक भाग में चोट पहुंचती है तो पूरे शरीर को इसकी तत्काल सूचना पहुंच जाती है और प्रत्येक अंग अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकटग्रस्त अंग की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। पैर के अंगूठे में घाव हो जाने पर आंख में आंसू, चेहरे पर घबराहट, हाथ में कंपी और मस्तिष्क में विचार समस्याओं से उबरने के उपाय उत्पन्न होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि पूरा शरीर एक ही चेतना से ओतप्रोत है, परंतु यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि वह चेतन सत्ता केवल शरीर तक ही सीमित है। शरीर के बाहर भी वह चेतना अखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपने शरीर में विद्यमान चेतना को परिष्कृत, निर्मल तथा विशुद्ध बनाया जा सके तो संसार के किसी भी कोने में घटने वाली घटना का तत्काल पता लगाया जा सकता है, जैसे वह अभी भी आंखों के सामने घट रही हो। सैकड़ों मील दूर टेलीविजन स्टेशन पर कोई फिल्म का दृश्य दर्शाया जाता है और वह दूर पड़े टीवी सेट पर ज्यों का त्यों दिखा जा सकता है। रेडियो से हजारों मील दूर स्थित रेडियो स्टेशन पर प्रसारित समाचारों, सूचनाओं और विवरणों को शब्दशः सुना जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने जड़ साधनों द्वारा भी हजारों मील दूर संपर्क सूत्र तत्काल स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। फिर चेतना तो उससे 1000 गुना समर्थ और लाख गुना शक्तिशाली है। महाभारत का युद्ध कहीं लड़ा जा रहा है और अंधे धृतराष्ट्र के पास राजमहल में बैठा संजय युद्ध का आंखों देखा विवरण बता रहा होता है। दूरबोध परोक्ष दर्शन की सैकड़ों घटनाएं शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। प्रत्येक धर्म के इतिहास में इसके प्रमाण बिखरे पड़े हैं, परंतु आधुनिक विज्ञान का ध्यान करीब 100 वर्ष पूर्व ही इस ओर गया था। दूरबोध यानी कि क्लेयरवॉयंस की ही तरह चेतना के माध्यम से 2 विभिन्न दूरियों के बीच संबंध सूत्र जोड़ने का एक और प्रकार है विचार संप्रेषण यानी कि टेलीपैथी। लगभग 100 वर्ष पूर्व इंग्लैंड के वैज्ञानिक ए क्रीरी ने विचार संप्रेषण के सफल प्रयोग किए। इसके लिए उन्होंने
कुछ छोटे छोटे प्रयोग किए। इन प्रयोगों में उन्होंने अपनी पुत्रियों अथवा नौकरानियों को कमरे से बाहर भेजकर कमरे के भीतर की किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। इन प्रयोगों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए। बाहर गई हुई युवतियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या इतनी अधिक पाई गई कि उनके निष्कर्षों की ओर अनेक शोधकर्ताओं का ध्यान गया। डबलिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर विलियम बैरट, इंग्लैंड की सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के अध्यक्ष प्रोफेसर सिंज विंग व सोसाइटी के सदस्यों ने भी क्रीरी के इन प्रयोगों की जांच की और सामान्य अवस्था में भी विचार संप्रेषण को थोड़े से अभ्यास द्वारा संभव साध्य बताया। रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण में ध्वनि तथा दृश्य को तरंगों में रूपांतरित भर किया जाता है। उन तरंगों की रेडियो या टीवी सेट पकड़ते हैं तथा वापस ध्वनि या दृश्य में बदल देते हैं। विचारों की तरंगें ध्वनि और प्रकाश की तरंगों से बहुत अधिक सूक्ष्म होती हैं। ध्वनि और दृश्य तो कान और आंखों से भी सुने देखे जा सकते हैं। इस तरह उनका एक प्रकट स्वरूप भी है, परंतु विचार तो जब तक स्थूल माध्यमों द्वारा व्यक्त नहीं किए जाते तब तक किसी को उनका पता ही नहीं चलता, अर्थात स्वरूपतः ही वे सूक्ष्म हैं और चेतना के निकट भी। पश्चिमी देशों में आजकल इस क्षेत्र में काफी शोध की जा रही हैं और इसमें काफी सफलता भी प्राप्त हो रही है। यह अनुभव किया जाने लगा है कि टेलीपैथी एकाग्रचित्त ध्यान के केंद्रीयकरण तथा मानसिक शक्तियों की साधना से सिद्ध की जा सकती हैं, परंतु परोक्ष दर्शन यानी कि क्लेयरवॉयंस के संबंध में वैज्ञानिक अभी भी मौन हैं। डॉक्टर एंड्रीना पुहरिच ने, जो अमेरिका के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, टेलीपैथी पर वर्षों तक अध्ययन किया तथा उनके आधार पर कुछ सिद्धांत निश्चित किए। उनके अध्ययन में आई दो प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। सोलिनोस कैलिफोर्निया निवासी श्रीमती हायस ने सुबह होते होते एक सपना देखा। उनका पुत्र जॉन हायस कार में घूमने जा रहा है। रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जॉन का शरीर बहुत अधिक रक्त निकल जाने के कारण पीला पड़ गया है। जॉन लेटा हुआ है और उसका शरीर कपड़े से ढका है। यह सपना देखकर श्रीमती हायस की नींद टूट गई और नीचे आकर उन्होंने
सेंट जॉन्स स्टेट कॉलेज में फोन किया जहां जॉन पढ़ता था। उस समय तक कॉलेज अधिकारियों को ऐसी किसी भी दुर्घटना की जानकारी नहीं थी। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि इस समय जॉन कहाँ है। इस घटना का उल्लेख डॉक्टर एंडरीना पुहरिच ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड टेलीपैथी में किया है तथा लिखा है कि कॉलेज फोन करने के बाद भी श्रीमती हैस का चित्त बेहद अशांत रहा। 12 घंटे बाद हैस के फोन की घंटी बजी। हैस ने फोन उठाया। फोन उसी कॉलेज से आया था और बताया जा रहा था कि कार दुर्घटना में जॉन को चोटें आई हैं। उस समय लगभग 5:30 बजे का समय था। श्रीमती हैस ने भी इसी समय स्वप्न में दुर्घटना का आभास प्राप्त किया था। इस घटना और श्रीमती हैस को हुए परोक्ष आभास की संगति के कारणों का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर पुहरिच ने जॉन से पूछा कि क्या वह दुर्घटना के समय अपनी मां के बारे में सोच रहा था। तो जॉन का कहना था कि दुर्घटना इतने कम समय में हो गई कि उसके पास अपनी मां या किसी और बात के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं था। इसी पुस्तक में एक और प्रामाणिक घटना का उल्लेख किया गया है। अमेरिका के ही बॉस्टन शहर में जैक सुल्लिवान नाम का एक मजदूर खाइयों में लगे पानी के पाइप ठीक करने का काम किया करता था। एक दिन वह वॉशिंगटन स्ट्रीट में अकेला खाई में पाइप की वेल्डिंग कर रहा था। काम का समय समाप्त हो गया था। तभी खाइयों को बंद करने वाला एक दस्ता वहां आया और उन्होंने यह समझकर कि खाई में कोई नहीं है, खाई को बंद कर दिया। सुल्लिवान उसी खाई में दब गया। उस स्थान से 5 मील दूर काम कर रहे सुल्लिवान के मित्र वेल्डर टॉमी विक्टर को अचानक इस प्रकार की कल्पना आई कि उसके मित्र को खाई में बंद कर दिया गया है। टॉमी का कहना था कि पता नहीं किस प्रकार यह विचार मेरे दिमाग में आया और काम करते करते ही मैं सोचने लगा कि वॉशिंगटन स्ट्रीट जाऊं और अपने मित्र के बारे में मालूम करूं। मैं वॉशिंगटन स्ट्रीट पहुंचा तो मैंने देखा कि वास्तव में गलती से सुल्लिवान खाई में दब गया है और इस बात का किसी को पता नहीं चल सका है। टॉमी ठीक समय पहुंचा था। उस समय सुल्लिवान अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। सुल्लिवान को खाई खोदकर बचा लिया गया। बियॉन्ड टेलीपैथी में डॉक्टर पुहरिच ने बताया है कि शरीर की 2 अवस्थाएं दूरवर्ती घटनाओं का आभास करा देती हैं। पहली दशा को कॉलिनर्जिया कहा गया है, जिसमें शरीर पूर्णतः
शिथिल होता है तथा आराम कर रहा होता है। दूसरी दशा को एड्रेनजिया बताया गया है। उस स्थिति में शरीर पूरी तरह तनावग्रस्त रहता है। ऐसी स्थिति में शरीर या चेतना संदेशों का संप्रेषण करती है। योग साधनाओं द्वारा मनुष्य वह सामर्थ्य भी विकसित कर लेता है जिसमें एक स्थान पर बैठे बैठे ही दूरवर्ती स्थानों पर क्या हो रहा है यह जान लेता है। इस स्थिति में व्यक्ति की चेतना शरीर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि विराट चेतना से एकाकार हो जाती है। जिस प्रकार अंगूठे में आई चोट की सूचना तुरंत मस्तिष्क को और वहां से रोम रोम तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार विश्व ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में घटने वाली घटना का प्रभाव वहीं तक सीमित न रह जाता। पानी में फेंके गए ढेले के कारण उठने वाली लहरों की तरह उसकी तरंगें सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं। योग साधनाओं द्वारा परिष्कृत अंतःकरण और निर्मल चित्त हुए व्यक्ति उन तरंगों को पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं। अनायास होने वाली परोक्ष अनुभूतियां चेतना की इसी सामर्थ्य का परिचय देती हैं और व्यक्ति को जड़ में ही उलझे न रहकर उससे भी सामर्थ्यवान चेतन को विकसित करने की प्रेरणाएं देती हैं। पार्ट 87 समाप्त।